अब देखो कि अपन कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ओपेम समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल हम ऑसिलेटर पढ़ के इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, तुम वहाँ कहाँ रहोगे। चलो हेडिंग डालो, ओपेम्प। ओपेम्प है, इसको बोला जाता कि शॉर्ट नाम है, ये तो पूरा नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी सिग्नल है, सिग्नल के आयाम को बढ़ाना। जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ भाई। सिग्नल के आयाम को बढ़ाना यानी एम्पलीफाई करना। ऑपरेशनल का मतलब क्या है? ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, क्रिया करनी, गणितीय संक्रियाओं द्वारा। गणितीय संक्रिया कैसे लागू होती है इसमें? यानी कि ये जोड़ सिग्नल की क्या करेगा भाई? जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल की जोड़ समाकलित, डिफरेंशिएशन अवकलित एवं लघु गुणक यानी लोगोत्मिक क्रिया करना, ये हमारे पास कहलाता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब है एम्पलीफिकेशन करना, आयाम बढ़ाना, तो एम्पलीफिकेशन कहलाता है। ऑपरेशनल नाम इसलिए है, जोड़, बाकी ये इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, लोगोत्मिक करना, ये सारा कार्य ये करता है, इसलिए कहलाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रचालन प्रवर्धक। हिंदी में क्या कहते हैं? ऑपरेशनल का मतलब प्रचालन और उसका मतलब होता है प्रवर्धक, ठीक है। लिख लेना, बाद में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, देख लो। एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं और सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सबसे टफ है यही। अपन कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ी तरीके से आराम से पढ़ लें, याद हो जाए, समझ में आ जाए। सवाल परीक्षा में आता है, पिछली बार आपके टेक्निकल हेल्पर में आया है, सिलेबस में नाम ही नहीं है ये, उसे पिछली बार भी सिलेबस परीक्षा में आया है, इसलिए पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। तो अब देखो कि प्रचालन प्रवर्धक है, ये हमारे पास क्या होती है? यह 8 पिन आईसी होती है। क्या होती है भाई? ओपेम अलग से कुछ नहीं होता, ओपेम की क्या होती है? आईसी। आईसी 741 नाम होता है इसका। कितने पिन होते हैं उसमें? 8। आईसी 741 लिखो या लीनियर मॉड्यूलेशन 741 लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात होती है। या केवल आईसी 741 आईसी लिखो, तो 741 आईसी होती है। ये कितने पिन की आईसी है? 8 पिन की। तो आप इस आईसी में देखोगे तो हमारे पास ऐसा बनेगा, ये माइनस है, ये है प्लस। माइनस वाला जो इनपुट है ना, इसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, और प्लस वाला है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टिंग कहते हैं। और जो आगे हमारे पास जा रहा है सप्लाई, यहां हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट, ठीक है। इसमें यहां पर वोल्टेज होगा, वो होगा प्लस का वीसीसी, यहां होगा वो है माइनस का वीसीसी, और यहां पर एक हमारे पास क्या जुड़ा रहता है? ग्राउंड। इसका कुल मिला के आईसी का सिंबल इस प्रकार से बनता है टोटल, क्योंकि 8 पिन आईसी में एक पिन होती है वो ग्राउंड की भी जोड़ी दी जाती है उसमें। तो हमारे पास 8 पिन आईसी होती है, लेकिन सारी 8 पिन काम नहीं आ रही है, 1 2 3 4 5 6 पिन काम आ रही है, 2 खाली बड़ी पिन है जो लोग साइकिल के लिए काम ले लेते हैं। ये पिन कितने पिन की आईसी होती है? 8 पिन की। तो नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी उल्टा लिख दूं मैं, ये इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग का मतलब उल्टा करना, ये है नॉन इन्वर्टिंग। जो इन्वर्टिंग इनपुट होता है ना, ये हमारे पास इन्वर्ट करना मतलब उल्टा करना, तो कितने डिग्री का फेज देगा? 180 डिग्री का। कभी भी आपके पास सिग्नल ये है, ये सिग्नल है, और आपने सिग्नल को उल्टा करना है, कितना डिग्री अंतराल आया? 180 डिग्री। और नॉन इन्वर्टिंग है तो अंतराल कितना डिग्री आया? 0 डिग्री। नॉन इन्वर्टिंग अंतराल कितना डिग्री? 0 डिग्री। इन्वर्टिंग अंतराल कितना? 180 डिग्री। हमारे पास इसमें कौन सी पिन लगी होती है? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, प्लस वीसीसी, माइनस वीसीसी, आउटपुट और ग्राउंड। ये प्लस और माइनस वाली है, तो हम यहां पर लगाते हैं फीडबैक। यहां क्या लगाया जाता है? फीडबैक। आर या सी या डायोड को इनको जोड़ा जाता है। इनके द्वारा हमारे पास ऑपरेशनल होगा, यानी कि संक्रिया होगी, प्रचालन
प्रचालन क्रिया मतलब प्रचालन के लिए फीडबैक में क्या जोड़ा जाता है, आर सी या डायोड। सामान्यतः सबसे ज्यादा इनका ही काम लिया जाता है। ये हमारे पास गणितीय संक्रिया करवाई गई, किसके द्वारा होगी संक्रिया, फीडबैक द्वारा। तो फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये आप पहले नोट करो, आराम से नोट करो, आराम से देख देख एक चीज समझ के आप ध्यान से समझ लो, यही समझ में आएगा। अलग से कुछ मैंने कहा कुछ है नहीं इस मामले में, इसलिए आराम से कर लेना, जल्दबाजी करना भी मत। ये रे के प्रकार की नहीं होती है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। ऐसे किस आती है, लीनियर रेखीय एकीकृत परिपथ के लिए, रेखीय प्रकार कह दो या रेखीय एकीकृत कह दो, लीनियर इंटीग्रेटेड। ये वोल्टेज सिग्नल के आयाम को बढ़ाना है, गणितीय संक्रिया करना। ये ऑपरेशनल का मतलब होता है सिग्नल को जोड़ना, घटाना, समाकलन करना, अवकलन करना। समाकलन में क्या होता है कि चीजें जुड़ती है, अवकलन में चीजें घटती भी है, और लघु गुणा करना। ये सब कार्य किसका होता है, ऑपरेशनल मतलब हो गया। और ये हमारे पास ओपीएम कितने पिन की आईसी है, 8 पिन की। नाम क्या है, LM741। कौन सा परिपथ है, रैखिक परिपथ। जो हमारे पास ये ओपीएम होता है वो इस प्रकार का डायग्राम है, या ऐसा सिंबल देकर दे सकते हैं। माइनस में इनपुट दिया वो तो इन्वर्टिंग है, माइनस में देने का मतलब जो इनपुट दोगे वो 180 डिग्री फेज पे जाएगा, और जो हमारे पास प्लस में दोगे वो नॉन इन्वर्टिंग है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 0 डिग्री फेज। और एक इसको दिया जाता है फीडबैक, फीडबैक में आर सी या डायोड जोड़ा जाता है, और इन आर सी और डायोड इनके कारण ही प्रचलन किया जाता है। डायोड जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा बनेगा, लघु गुणक, और आर और सी के द्वारा हमारे पास क्या बनता है, समाकलन और अवकलन। ये मामला आता है। ग्राउंड कोई भी ऐसी लगता है तो एक पिन हमारा ग्राउंड की भी होती है, उसमें उसको क्या देखे, मुझे देख, ग्राउंड की होती है ऐसी, ग्राउंड पिन तो लगानी पड़ती है ना, जहां प्लस वीसीसी लगेगा माइनस वीसीसी लगेगा ग्राउंड होगा। एक पिन हमारे पास ग्राउंड की है। आपको ये टेंशन है ये ग्राउंड किसके बीच है, और क्या टेंशन है, किसे जोड़ा नहीं, जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि आउटपुट इनके एक्रॉस लिया जाता है। वी आउटपुट इनके एक्रॉस लोगे, एक इस टर्मिनल है, दो कोई भी आउटपुट दोगे दो टर्मिनल के बीच लेते हैं ना, इसलिए इसका ऐसे जोड़ा दिखाई नहीं जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। लिख लिया भाई, ठीक है, ओके। अब अपने पास सवाल है आदर्श ओपेम्प के गुण। सवाल है आदर्श ओपेम्प के गुण। सबसे पहला गुण हमारे पास ये है कि इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होगी, इनपुट इंपीडेंस क्या होगा। आदर्श है तो हाई नहीं बताओगे आप, अनंत, हाई थोड़ी बताओगे, आदर्श में तो अनंत या जीरो जाता है, अनंत। इनपुट इंपीडेंस अनंत है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये इनपुट इंपीडेंस अनंत है तो ये अंदर की तरफ कोई करंट नहीं खींचेगा, क्योंकि इंपीडेंस क्या है, अनंत। अनंत होने का मतलब तो ओपन हो गया, तो अंदर की ओर कोई करंट खींचेगा क्या, नहीं, तो ओपेम अंदर की ओर कोई करंट नहीं खींचेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है भाई, जीरो। आउटपुट प्रतिबाधा जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज है ना पूरा का पूरा कहां पर आएगा, आउटपुट पर, कोई लॉस नहीं करेगा। यदि आउटपुट में हमारे पास कोई इंपीडेंस होगा तो कुछ वहां वोल्टेज ड्रॉप चला जाएगा, तो हमारे पास कोई ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए, पूरा का पूरा आउटपुट आना चाहिए। तो आप कहेंगे पूरा पूरा तभी आएगा जब यहां पर इंपीडेंस क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। तो आउटपुट इंपीडेंस क्या रखेंगे, जीरो, ताकि पूरा का पूरा हमारे पास सप्लाई किस पर है, लोड पर। ओपेम्प के आउटपुट में कंप्लीट वोल्टेज प्राप्त हो, ठीक है। तीसरा होता है ओपन लूप गेन क्या होगा, बताओ भाई। ओपन लूप गेन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ओपन लूप गेन होगा अनंत, ये नाम दे सकता है। ओपन लूप गेन का मतलब होता है कि हमारे पास वोल्टेज गेन, इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। आप बताओ कि आउटपुट वोल्टेज आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कंप्लीट वोल्टेज प्राप्त होगा, तो सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ये वोल्टेज गेन है, ये क्या होगा, अनंत।
करो नोट। तो हमारे पास इनपुट प्रतिबाधा क्या है? अनंत। तो अंदर की ओर धारा नहीं खींचेगी, इसका अर्थ तो यही हुआ। आउटपुट प्रतिबाधा क्या है? जीरो। इसका मतलब आउटपुट पर कंप्लीट वोल्टेज मिल जाएगा। और ओपन लूप गेन क्या है? अनंत, क्योंकि ओपन लूप गेन क्या कहलाता है? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को आप क्या कहते हैं? एवी। इसको डिनोट भी किससे करते हैं? एवी से। ये वोल्टेज गेन क्या होता है? एवी। एवी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका ओपन लूप गेन हो गया अनंत। लिख लिया भाई, 4 नंबर पॉइंट लिखते हैं आगे। अब लिखना मत, आप देख लो ध्यान से। चौथा है हमारे पास बैंड विड्थ का मान। बैंड विड्थ का मतलब होता है बैंड की चौड़ाई। बैंड विड्थ यानी कि बैंड की चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई क्या होती है इसमें? अनंत। यानी कि बैंड की चौड़ाई अनंत है, इसका मतलब यह बिना किसी कमी के सभी आवृत्ति को क्या करता है? पास। यदि बैंड चौड़ाई मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो को पास करेगा, हाई की होगी तो केवल क्या करेगा? हाई को। इसकी तो बैंड विड्थ क्या है? अनंत है, तो ये सभी आवृत्ति को क्या करता है? पास। सभी आवृत्ति को बिना कोई कमी के पास करता है। अच्छा अगला, अगला बताओ। और 5वां नंबर है CMRR। लिखना नहीं, ध्यान से देखना पहले भाई, सारे नाम ध्यान रखना। CMRR, ठीक है। CMRR होता है हमारे पास AD/AC। इसका मान भी होता है अनंत। आदर्श कंडीशन लिख रहा ना भाई। CMRR होता क्या है? इसे कहते हैं कॉमन, फुल फॉर्म क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? एडी होता है हमारे पास डिफरेंशियल गेन, एसी होता है हमारे पास कॉमन मोड गेन। आपने ये देखा कि हमारे पास CMRR का मान क्या है? अनंत। कॉमन मोड को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो बताइए, तो इसमें आदर्श कंडीशन में एसी का मान क्या बनेगा? जीरो। एसी का मान जीरो हुआ तभी तो CMRR क्या आया? अनंत आया, क्योंकि कॉमन मोड को रिजेक्ट करना है। कॉमन मोड को रिजेक्ट करोगे तो पीछे क्या रहेगा? जीरो। कैंसिल हो गया तो जीरो हुआ। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या हुआ? AD/AC। मान क्या आया? अनंत। ये कहलाता है CMRR AD/AC कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। एक छठा होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मान क्या होगा? जीरो, क्योंकि ओपीएम के दोनों टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज बराबर होगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा डायग्राम बना के कैसे बराबर होगा। इसलिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा? जीरो। ओपीएम के टर्मिनल पर दोनों इनपुट समान होंगे। लिखो भाई, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मान क्या हो गया भाई? जीरो। एडी जीरो कर देना, करना हमारे पास की बात नहीं है, क्या है वो बता रहे हैं। एडी जीरो करना अपने पास की बात है क्या? आप इसको जीरो कर दूं तो ऐसा नहीं है, अपने पास की बात नहीं है। क्या है? आदर्श कंडीशन बता रहे हैं सारे पॉइंट पॉइंट, और हम केवल पॉइंट पॉइंट पढ़ रहे हैं।
लिख लिया भाई। और ओके, अब हमारे पास होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है भाई, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि आपके पास जो इनपुट पिन है वो किस में दोगे भाई, नॉन इन्वर्ट में। ये है माइनस, ये है प्लस। प्लस में इनपुट दिया तो इसे आपने क्या कहा, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग किसे कहा भाई, जब इनपुट आपने किस में दिया, प्लस में। और माइनस में इनपुट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग। ये डायग्राम किसका हो गया, नॉन इन्वर्टिंग का। अगला होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम हमारे पास ये हो गया। ओप एम्प बनाना आपको, तो आप कहेंगे ठीक है, ये हमारे पास इनपुट किस में दिया भाई आपने, माइनस वाले पे, प्लस वाले पे थोड़ी दिया है। तो इसे आप क्या कहोगे, इन्वर्टिंग। और ये हमारे पास क्या है, नॉन इन्वर्टिंग। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखे वो दिखाता हूं। ये वी इनपुट है तो ये भी वी इनपुट ही होगा, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यदि जो वोल्टेज है वही वोल्टेज ये होगा। इसे हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट। एक्चुअल में शॉर्ट थोड़ी हुआ, एक्चुअल में तो शॉर्ट होता है ऐसे करता, तो जब ऐसे किया हुआ है ही नहीं फिर भी शॉर्ट है, क्योंकि दोनों वोल्टेज क्या है, बराबर। जब दो बिंदु वोल्टेज बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट। दो बिंदु वोल्टेज बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट। तो ये एक्चुअल शॉर्ट है, वर्चुअल शॉर्ट है। वर्चुअल, एक्चुअल में शॉर्ट नहीं है लेकिन वर्चुअल शॉर्ट है। ठीक है, अब दोनों जगह वोल्टेज बराबर है तो बताओ इसके अंदर धारा कितनी जाएगी, जीरो। आपने यही लिखा है, क्यों लिखा, धारा जीरो क्यों जाएगी, क्योंकि इनपुट प्रतिबाधा क्या हो गई, अनंत। इनपुट प्रतिबाधा क्या लिखी, अनंत। इसका मतलब अंदर धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, वर्चुअल शॉर्ट। एक आपने लिखा ऑफसेट वोल्टेज का मान क्या होगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, कारण लिखा ना, क्योंकि दोनों दोनों के इनपुट बराबर होंगे। बताओ दोनों इनपुट बराबर हुए कि नहीं हुए, बताओ ऑफसेट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। दोनों के इनपुट बराबर होंगे इसलिए ऑफसेट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। तो ये हमारे पास कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग। जैसे ही हम इन्वर्टिंग में जाते हैं ये जीरो है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो। तो इसको हम वर्चुअल शॉर्ट भी कह सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड भी कह सकते हैं। ये ग्राउंड है तो वो भी क्या हो गया, ग्राउंड। लेकिन एक्चुअल नहीं है, क्या है, वर्चुअल। क्योंकि ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा, इसे वर्चुअल ग्राउंड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास मान है, रह जाएगा ध्यान में। चलो दोनों को डायग्राम बनाना, ऐसे ही बनाना सामने आमने सामने, जैसे इसके नीचे लिखूंगा मैं। इस पर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। आपको लगेगा मैंने डायग्राम दिया है, डायग्राम देकर पूछ ही सकता है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग है। डायग्राम से पता चल गया ना आपको। जब आपको प्लस में इनपुट दोगे तो नॉन इन्वर्टिंग है, माइनस में इनपुट दोगे तो क्या होगा, इन्वर्टिंग। और डायग्राम में चेंज थोड़ी किया हमने, यहां इनपुट किस में लगाया, माइनस में, इन्वर्टिंग। यहां इनपुट किस में लगाया, प्लस में, नॉन इन्वर्टिंग। बढ़ाओ, इन दोनों में बताओ फीडबैक जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जोड़ा है। ये क्या है, ऊपर वाला, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था डायग्राम में कि यहां जुड़ेगा क्या कहलाएगा, फीडबैक। जिसमें फीडबैक जुड़ता है वो क्लोज लूप होता है, जिसमें फीडबैक नहीं होता वो ओपन लूप होता है। जिसमें फीडबैक जुड़ा तो क्या है, क्लोज लूप। हो गया भाई।
ओके भाई, यहां वोल्टेज गेन क्या होता है भाई, एवी, ये हमारे पास होता है वी नोड बटा वी इनपुट बराबर नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ये आता है। और ये कौन सा है, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग है तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन एवी वी नोड बटा वी इन, और ये हमारे पास होता है माइनस का आर एफ बटा आर वन। दोनों में से कौन सा निकाल के दिखाऊं, ये निकाल देता हूं, बाकी तो याद ही रखना पड़ेगा, माइनस जिसमें आया वो माइनस का है, माइनस इनपुट दिया तो माइनस आ गया, बाकी मैं निकाल के दिखा देता हूं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान से देखना, लिखना कुछ मत। अच्छा आप बताओ, इधर से धारा आई आई वन, इधर धारा जा रही है आई टू, आप मुझे बताओ आई वन बराबर आई टू होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। आपसे ये बताइए क्यों नहीं होगा, धारा यहां से आई, इधर से आ रही है धारा, ये धारा यहां से इधर ही तो जाएगी, अच्छा इधर भी जाएगी नहीं, इधर जाना धारा रोका हुआ है अपना, बात मना की हुई है, कब की मना, मना की नहीं की कि इसके अंदर धारा नहीं जाएगी, कब मना की, जब हमने आदर्श ओपेम का पहला गुण लिखा, क्या लिखा देखो, इनपुट की प्रतिबाधा क्या है अनंत, तो अंदर धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो आप कहोगे भाई इसके अंदर धारा नहीं जाएगी, तो जो धारा है वो पूरी पूरी इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, आई वन बराबर क्या हो गया आई टू। अब देखो आप आई वन क्या होता है, धारा किसे कहते हैं, विभवांतर बटा प्रतिरोध, आई वन क्या होगा, आप कहेंगे सर वी इनपुट है, इधर क्या वी इनपुट माइनस इसका टर्मिनल क्या जीरो बटा क्या हो गया भाई आर वन, इसमें क्या है जीरो माइनस वी नोट, नहीं वी नोट बटा क्या हो गया भाई आर एफ, ये आया नहीं आया भाई, मैंने तो धारा का सिंपल सूत्र लिखा आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ाया था, विभवांतर बटा प्रतिरोध, तो इधर से धारा इधर जा रही तो जीरो माइनस वी नोट, इधर से इधर जा रही तो वी इन माइनस जीरो, जिधर से शुरू हुई वो बड़ा है, जिधर खत्म हो रही वो छोटा है, माइनस करना पड़ेगा ना, तो बस ये लिखा मैंने। अब देखो आर एफ इधर आ गया, तो आर एफ बटा आर वन बराबर माइनस का वी जीरो बटा वी इन, बताओ यही बन गया कि नहीं बन गया, अरे वी जीरो बटा वी इन है तो दोनों तरफ माइनस लगा दो ना, माइनस ए प्लस हो गया बस। तो इसमें भी ऐसे ही आ जाता है, ये किसका सूत्र है, इन्वर्टिंग का, ये किसका सूत्र है, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग में क्या है प्लस, तो उत्तर इसमें भी क्या आएगा प्लस, इन्वर्टिंग में क्या होता है माइनस, इसमें भी क्या आएगा माइनस, ऐसे तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी ध्यान नहीं रखोगे क्या काम चलेगा। आप जितने दुखी होकर मुझे देख रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है जो परीक्षा में सवाल आता है वो पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं लेकिन आता है तो पढ़ूंगा पूरा, और कैसा भी सवाल है वो सारे सवाल आए हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं कौन सी चीज कैसे आई है, लेकिन आई है तो आई है। अब यहां पर मैंने फीडबैक लगाया क्या, फीडबैक नहीं लगाया, ये क्या है ओपन लूप गेन, कौन सा है भाई, फीडबैक वाला क्या होता है क्लोज लूप, ये क्या है ओपन लूप, और ओपन लूप किसके रूप में काम करता है, तुलनित्र, तुलनित्र यानी कंपैरेटर, कंपैरेटर के रूप में कैसे काम करेगा, तो आप कहेंगे ओपन लूप के अंदर दोनों के अंदर इनपुट दिया तो उसमें तुलना करेगा, यानी कि यहाँ V1 दे दिया यहाँ V2 दे दिया, दोनों के बीच क्या करेगा तुलना, फीडबैक होता नहीं है, तो तुलना करने का काम होता है कंपैरेटर, मतलब तुलना करना, तो फीडबैक में होगा ओपन लूप होगा, तो आपका ओपन लूप होगा, फीडबैक में तो क्या होगा या तो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, करो नोट। लिख ले भाई, एक कहां से आयो, एक यहीं से आयो, आप कैलकुलेशन करोगे यहीं से आ जाओगे, मैं चेक करके दिखाऊं, चेक करके दिखाऊं, ये जैसे चेक किया था, जैसा ये किया था वैसा ही तो इसमें लगा, तो आप क्या कहोगे, इधर से धारा आ रही मान लो कोई,
जो धारा इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। लगाते तो लॉजिक ये अपना आप बना जाएगा। नहीं आए बता देना, आप चेक करो। इसको तो काट दो, क्यों आप याद करोगे, लिख दे। लेकिन मेरा काम है सूत्र बताना। नहीं सूत्र बताना, सूत्र समझना आया कैसे है। मैं इसका भी समझा सकता हूँ भाई। उसने कहा ना ये कहां से आया, तो देखते हैं। हाँ अब देखो इसमें ये कितना है, 0। मैं इधर कह देता हूँ ये I1 है, तो ये क्या है I2। तो आप क्या कहेंगे, I1 बराबर ये है 0 माइनस V इन, है कि नहीं है भाई। वोल्टेज का अंतर बटा प्रतिरोध क्या है R1, बराबर क्या हो जाएगा V इन माइनस V नोट बटा क्या है RF। इसको सोल्व करते यही आ जाएगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, 1 अपना आप दिखेगा तुझे। अब इसमें सोल्व कर ले, इसको सोल्व करने पर 1 नहीं दिक्कत, बता देना मुझे। अब क्यों नहीं, अब तो गुणा भाग करना है, वही तो नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा क्या होगा भाई, माइनस देखो माइनस V इनपुट गुणा RF इंटू R1 गुणा V इन माइनस R1 गुणा V नोट। V नोट आया इधर और V इन गया उधर, तो V नोट इधर आया, तो ये R1 गुणा V नोट बराबर R1 इंटू V इन और प्लस RF गुणा V इन। V इन ले लो कॉमन, तो ये आएगा हमारे पास R1 प्लस RF बटा क्या है भाई V इन। अब देखो ये हमारे पास कंडीशन है V नोट बटा V इन, तो ये V इन आया नीचे, तो इधर से R1 क्या हो जाएगा नीचे, R1 प्लस RF बटा R1, तो भाग दोगे क्या आएगा 1 प्लस RF बटा R1। ये कैलकुलेशन है, आपको करनी नहीं है, हैं? लिख के क्या करोगे, देख लो बोले 2 बार। देखो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रिकल की बेसिक डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बटा प्रतिरोध बराबर क्या होती है धारा। अब इसको करने के बाद में ये ओपीएम थोड़ी आ रहा है, आपका गुणा भाग की धारा है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रिकल की। तो इसलिए कि मैं जब एम्पलीफायर पढ़ाऊं तो एक्स्ट्रा कुछ मत पूछना, जितना एक्स्ट्रा पूछोगे उतना एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर वो आप झेल नहीं पाएंगे, आप इतना हैंडल कर पाएंगे उतना दे रहा हूं मैं आपको। मैंने ये सीधा याद करा ना भाई, मैंने कहा माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। अब इससे अच्छा तो क्या याद करने का सूत्र है, ये तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, जब माइनस है तो ही माइनस आया, बाकी अब सवाल तो देखना पड़ेगा। ऐसा है सवाल आए हैं, मैं और आप तो सॉल्यूशन करने काम है अपना, और क्या काम है भाई, सही है कि नहीं है, सवाल आए हैं। अब एक है हमारे पास स्ल्यू रेट, डीवी नोट बटा dt। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक आपको क्या दिख रहा है, वोल्ट प्रति सेकंड, लेकिन नहीं है, मात्रक है वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड। स्ल्यू रेट का मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड। हिंदी में नाम लिखा था संकीर्ण दर, हिंदी में नाम क्या था भाई, संकीर्ण दर। करो नोट, यह आउटपुट वोल्टेज बदलने की अधिकतम दर को दर्शाता है। लिखो, लिख लिया। ये हमने लिखा नहीं, बताया तो था। एक होता है वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट क्या आएगा भाई, नॉन इन्वर्टिंग में आया कि नहीं आया, और वर्चुअल ग्राउंड किस में आया, इन्वर्टिंग नहीं, एक मिनट, सही है, वर्चुअल शॉर्ट, शॉर्ट क्यों आया, हाँ नॉन इन्वर्टिंग शॉर्ट ही था, सही है। वर्चुअल ग्राउंड जो है इन्वर्टिंग में आया। अब ये जितने भी भाई मामला क्या है कि इसमें जितने भी नाम सुने हैं सब कुछ पहली बार आपके हैं, एक्चुअल में सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन सवाल परीक्षा में आते इसलिए हमने पढ़ा है, और मैं अभी आपको परीक्षा में आए हुए सवाल करवा दूंगा। पिछली बार भी अपने आया था, उससे पिछली बार भी आया था, तो फिर हम जब पढ़ ही रहे हैं तो हमने ये देखा, बार बार नोट किया था कि अपने एग्जाम वाला उस एम्पलीफायर को पूछे कि नहीं पूछे, इसको ज़्यादा पूछ रहा है।
तो मैंने ये देखा कि सारे एम्पलीफायर पढ़ने से अच्छा है 2 प्रकार के एम्पलीफायर पढ़ लेते हैं। एक होता है पावर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, और एक पढ़ लेते हैं ओप एम्प। इनसे आपके 80-90% तो हो जाता है सवाल। बाकी सारा कुछ कहानी पढ़ने में तो ज्यादा सवाल हो नहीं रहा है। ऐसे तो पुश पुल एम्पलीफायर है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर है, और एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का वर्गीकरण है ना बहुत तरीके से है। तो इतने सारे पढ़ना तो मतलब निकलेगा नहीं। सवाल जो 80% सवाल है 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। यहां तो पावर एम्पलीफायर पूछेगा और यहां पूछेगा ओप एम्प, और उन्होंने निमी की किताब में दोनों नहीं दिए। उसमें क्या पूछा पावर वाले में, कितनी दक्षता है, किस में विरूपण ज्यादा है, क्यू पॉइंट कहां आएगा, पूछे नहीं पूछे। तो वो तो पावर एम्पलीफायर, और यहां पे पूछा ओप एम्प पूछा उन्होंने बार बार। यही था। ऑसिलेटर में पढ़ने जाओगे ना, बहुत सारे ऑसिलेटर होते हैं, आपको बार बार सबसे ज्यादा पूछा क्रिस्टल वाला, घूम फिर के क्रिस्टल वाला। तो इतना सारा पढ़ने से अच्छा है पहले जो ज्यादा बार पूछा जाता है उसको पढ़ लेंगे ताकि आ जाए, ठीक है, नहीं तो वैसे कौन सा पढ़ पाएंगे बाद में। इतना सारे एम्पलीफायर पढ़ नहीं पाएंगे ना भाई। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार सवाल जिसके ज्यादा आ रहे हैं उसको थोड़ा गहरे में डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं ताकि उनमें छोड़े नहीं कुछ। बाकी जैसे आपके पास आ जाए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आ जाए, आता ही है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर आ जाए, डायोड कपल्ड एम्पलीफायर आ जाए, तो ऐसे आ जाते हैं। एम्पलीफायर तो बहुत तरह के होते हैं। एम्पलीफायर का वर्गीकरण के नाम आपकी निम्मी की बुक में दिए 16 या 18 नाम, वीएचपी एंड यूएचपी एम्पलीफायर। उस नाम देख लेना कौन सा किस में होता है कि नहीं है, दिए उन्होंने। लेकिन सवाल परीक्षा का देखा जाता है वो देखा है, लिख लिया। एक में लाइन लिखा था भूल गया, पता नहीं किधर भूला। हाँ, एक तो इधर लिख दो भाई कॉमन मोड में। ये नॉइज या शोर को रोकने की क्षमता दर्शाता है। ये नॉइज यानी शोर को रोकने की क्षमता दर्शाता है, CMRR। एक में और पता नहीं क्या भूल गया, एक लाइन याद आई थी चली गई, वो बता दिया, छोड़ो जब आ गई। सवाल करवा देता हूं मैं आपको। आदर्श संक्रियात्मक परिवर्तक यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रचालन क्या हो या संक्रियात्मक हो, हमने प्रचालन में ऑपरेशन नहीं तो लिखा लाम शुरुआत में, क्योंकि गणितीय संक्रिया करता है, संक्रियात्मक हो गया। तो पूछा इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है क्या आदर्श में? अरे देखो वोल्टेज गेन अनंत होता है क्या? जीरो इनपुट इंपीडेंस है क्या? जीरो आ रही है क्या? नहीं। इनफाइनाइट आर जीरो है क्या? इनफाइनाइट आर जीरो क्या? नहीं। आर जीरो हमारे पास क्या था? जीरो। और जीरो एवी है क्या? नहीं। एवी कितना था? अनंत। ये था भाई इनपुट प्रतिबाधा का मतलब है आर आई और आउटपुट प्रतिबाधा का मतलब है आर जीरो। हाँ, इसमें जो याद आ गया वो है ये वोल्टेज फॉलोअर की भांति कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? कार्य प्रतिबाधा मैचिंग। ये नाम और भी आपने कहीं लिखा है कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर लिखा ना, क्यों लिखा? क्योंकि वोल्टेज गेन अनंत, इनपुट प्रतिबाधा अनंत थी, आउटपुट प्रतिबाधा जीरो थी, इसलिए लिखा था। कारण यही था, ये प्रतिबाधा मैचिंग और प्रतिबाधा मैचिंग। और यहां फिर ये कहते हो आप वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर का मतलब है जो इनपुट में वोल्टेज दिया वो पूरा पूरा किस पर आया? आउटपुट पर। ये हमने आगे कहीं लिखा, ऑप एम्प के आउटपुट में कंप्लीट वोल्टेज प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं? वोल्टेज फॉलोवर। और प्रतिबाधा मैचिंग में एक और नाम लिखते हैं बफर। ये लिख लो भाई, ये याद आया था, वापस आ गया, ठीक रहा। नहीं आता तो नहीं आता, क्या है? नहीं, वहां पर भी मैंने कॉमन कलेक्टर यही तो लिखा था। मैंने कॉमन कलेक्टर में इनपुट इंपीडेंस हाई था, आउटपुट इंपीडेंस लो था, तो मैंने कहा इसलिए प्रतिबाधा मैचिंग यानी बफर के रूप में काम कर रहा है। और ये देखो ऑप एम्प के आउटपुट में वो कंप्लीट वोल्टेज प्राप्त होता है, तो क्या कहलाएगा? वोल्टेज फॉलोवर। अगला एक और है, ये सवाल मैंने बोला अभी पहले वाला, वो था हरियाणा वाला। हरियाणा वाले बच्चे कहते हैं हमारा वाला सवाल नहीं है। अगला छठा, अगला सवाल भी हरियाणा का ही है। आदर्श संक्रियात्मक परिवर्तक में होता है इनफाइनाइट आर आई, जीरो आर आई, इनफाइनाइट आर जीरो, जीरो एवी। तो आप कहेंगे क्या होता है भाई? आर आई का मान क्या होता है? अनंत। ठीक है। अगला टेक्निकल हेल्पर 27 अगस्त 2022 का सवाल, ताकि ध्यान रहे कि कोई भी इसको लगे सिलेबस में किसी का नहीं है ये सवाल, सब क्या आया है। यह है आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है? पहला ऑप्शन अनंत ओपन लूप गेन है, अनंत इनपुट प्रतिबाधा, शून्य आउटपुट प्रतिबाधा, अनंत बैंडविड्थ। विकल्पों में से सभी ई ऑप्शन है, क्योंकि 5 आते हैं ना आपके। ये देखो 27 अगस्त 2022 का सवाल तो आया ना भाई। ये क्यों गलत हुआ? चलो भाई, दो जिसको भागे हैं
मैं तो कहता हूं कभी भी सभी में आए आपको दो याद है, ये और ये तो सबके लिखा हुआ था, दोनों सही है, तो आपको सभी करना ना, एक क्यों करोगे? कभी भी ध्यान रखना, जब सभी आए ऑप्शन में और आपको पता चले चार में चार ऑप्शन है उसमें दो ही पता चले, दो पता है तो ठीक है सभी होगा, फिर बाकी क्यों पढ़ना? वो तो फिर आपको दिमाग में आयरन की कमी है, ये आयरन की कमी के कारण दिमाग कम चलता है ना, ये दिमाग चलने वाला मामला था इसमें, तो दो आगे तो हो गए सब, बाकी सभी हो गए। अगला सवाल, अगला यूपी आरवीएनएल का सवाल है, नहीं इसका यूपी आरवीएनएल का नहीं है, अगला है ओपीएम का सवाल, इसरो का, ठीक है। ओपीएम की आदर्श विशेषता क्या होती है? वोल्टेज लब्धि शून्य होती है, वोल्टेज गेन शून्य है क्या? नहीं। आउटपुट प्रतिबाधा अनंत है? नहीं है। बैंड विस्तार अनंत है? बस खत्म। साझा मोड अस्वीकरण अनुपात, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन क्या होता है? साझा। मोड तो मोड लिख दिया, रिजेक्शन अस्वीकरण, रेशियो अनुपात, ये गूगल ट्रांसलेट है। मैं तो एग्जाम डेट नाम के साथ बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है साझा मोड अस्वीकरण अनुपात शून्य है, 2 जनवरी 2025 का पेपर में आया सवाल। और इसका इंग्लिश में नाम क्या हुआ? साझा मतलब कॉमन, मोड तो मोड, रिजेक्शन मतलब अस्वीकरण, भाई सेलेक्ट मतलब स्वीकरण, रिजेक्शन मतलब क्या था? अस्वीकरण, रेशियो मतलब अनुपात, तो लिखा साझा मोड अस्वीकरण अनुपात शून्य है, नहीं अनंत है, ये भी गलत। बैंडविड्थ विस्तार क्या होता है? अनंत होता है। तो जहां भी पूछो इंग्लिश वाले टर्म देख लेना भाई, पता चली गई आपको। परिवर्तन में संगुणन दर, संकीर्ण नहीं लिखा उन्होंने, संगुणन लिखा, यानी स्लू रेट, मैं इंग्लिश बोल देता हूं, स्लू रेट। स्लू रेट का मात्रक क्या है? 1/सेकंड वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड, R/सेकंड वोल्ट, वोल्ट प्रति माइक्रो। ये हरियाणा लाइनमैन 24 अगस्त 2020 का सवाल है। वो हरियाणा वाले कहेंगे हमारे सिलेबस में है नहीं है, सिलेबस निमी में भी नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये सवाल ही है सीधा। अभी मैं ढूंढ ढूंढ के करा देता हूँ इसका सवाल, कहाँ गया भाई? हाँ भाई, अब है एक और सवाल है, इसको आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। यदि कुछ बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, साहित्य मैंने कोई एक बेस में लिखा है, ऐसी कोई कंडीशन लिखा है, तो आप सवाल समझना, ताकि उत्तर दे पाओ नहीं पाओ आगे की बात है। सवाल है एनसीएल में 2020 में, किसी ओपेम्प एक ही कारक, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं ओपेम्प इंटीग्रेशन, एक ही कारक मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, अवकलन मतलब समाकलन। ओपेम्प इंटीग्रेशन में जब स्टेप इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट क्या आएगा? इंटीग्रेशन में इनपुट आपने दिया स्टेप, तो आउटपुट क्या आएगा? ओपेम्प का लेना देना नहीं है, इनपुट आपको दिया स्टेप, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन बोल देता हूं, ज्यावक्रीय तरंग, डीसी पाई से युक्त एक त्रिकोणीय तरंग, एक आयतित तरंग, एक रैंप। नहीं पता? नहीं पता तो नहीं पता, क्या कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूं, आप भाई देख लेना, मैंने किसी को लिखा, किसी को मैंने लिखा ही था, ये तो मुझे पता है, लेकिन अब आप वालों को लिखा है नहीं लिखा है, पुराने वाले बच्चे ध्यान से देख लेना। जब यहां पर मैंने दिया था इंपल्स, यहां था स्टेप, ये था अवकलन का निशान, ये किसी ना किसी को लिखा है, लिखा है तो मैं तो कटे फिरता हूं, मैंने, मुझे ये नहीं पता किसको लिखा है, तो था ये किसी ने। तो बताओ फिर स्टेप इनपुट दिया, इंटीग्रेशन में क्या आएगा? फिर क्यों दिक्कत आई? अब देखो इंपल्स है स्पंदन, ये ऐसे स्टेप सिग्नल के स्टेप नहीं आए के नाम स्क्वायर भी आ सकता है, मैंने ये भी बताया था, स्टेप का मतलब होता है ऐसा, और रैंप नहीं आकर कई बार नाम ट्रायंगुलर आ सकता है, तो आप कहेंगे इसमें भी ट्रायंगुलर आया था, लेकिन अभी मैं पढ़ के वापस बता देता हूं। इसमें जो आया ना ट्रायंगुलर, वो था DC22 से युक्त ट्रायंगुलर, DC22 से युक्त ट्रायंगुलर नहीं हो सकता, कौन सा होगा? AC से। अपने पास कौन सा था ट्रायंगुलर? AC से, DC में ट्रायंगुलर होता ही नहीं है, ये मामला है। तो ये तो मैंने लिखा था, कौन से टॉपिक में लिखा था? पढ़ा कहीं ना कहीं लिखा है, नहीं नहीं ओपीएम पे तो हाथ पड़ा है ना, किसी में मैं हेल्पर के बेस पे लिखा था, पता नहीं कौन सा टॉपिक में लिखा है, लिखा है मंजूर था। आ रहा दादा नहीं, इस ये तो मैंने पढ़ा है, पहले का छोड़ो, मैं तो इस बेस का बता रहा हूं। नहीं नहीं, किसी ने किसी में लिखा है, मैंने ढूंढा मिलगा नहीं। क्या ये 2025 में लिखा है मैंने आपको? मुझे ऐसा लगता है मैंने लिखा है, मैंने 2-3 महीने पुराना, ज्यादा पुराना है नहीं मेरा लिखा हुआ, ऐसा लग रहा मुझे। अब लिखा है कौन से बेस में ये याद नहीं है, बाकी है 2-3 महीने पुराने बोर्ड पे लिखा मैंने है?
चलो भाई, नहीं मिला, नहीं मिला आपको, ओके छोड़ो। अब पूरे पेज को याद नहीं है तो मैंने नहीं लिखा होगा, मान ही लेता हूं, और मिल गया तो पूरा बेस देखो तुम। हाँ भाई, अगला सवाल है हरियाणा लाइन मैन गई 2020 का। अगला सवाल में उन्होंने ये लिखा कि CMRR का मान उन्होंने दिया है। CMRR कितना दिया? 10 की घात 3। AD का मान भी उन्होंने दिया, AD का मान दिया 10 की घात 3। AC का मान इन्होंने पूछा है। सूत्र मैंने आपको लिखा है, एक आएगा कि CMRR बराबर क्या होगा भाई? AD बटा AC। AC ऊपर जाएगा तो AD बटा क्या बन जाएगा? CMRR। दोनों क्या है? 10 की घात 3 बराबर कितना हुआ? एक सवाल है, ये भी हरियाणा वालों को ज्यादा इसका मामला है। इन्होंने लिखा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, खुद ने नाम लिखा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में RF का मान है 2 मेगा ओम, R1 का मान है 2 किलो ओम। तो इसका स्केल फैक्टर क्या है? इन्होंने क्या पूछा है? स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या अपने तरीके में क्या पढ़ा है? वोल्टेज गेन, वही स्केल फैक्टर है। निकालो, क्या निकालोगे? तो आप कहेंगे V नोट बटा V इन बराबर माइनस, इन्वर्टर माइनस आएगा ना, RF बटा R1, और दो ऑप्शन माइनस में, दो ऑप्शन है प्लस में, ठीक है। तो बताइए RF का मान कितना है? 2 मेगा बटा 2 किलो बराबर माइनस का क्या है? 1000। हो गया ना भाई? मेगा 10 की घात 6, किलो 10 की घात 3, काट 2000 बच गया। अगला है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनना, विभव परिवर्तक, विभव अनुसरक, उत्सर्जक अनुसरक, धारा परिवर्तक। तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अब मैं ऑप्शन को ध्यान से पढ़ता हूं। वोल्टेज फॉलोवर, हाँ। अनुसरक का मतलब क्या होता है? फॉलोवर। क्या तू मेरा अनुसरण कर, यानी फॉलो कर, तो अनुसरक क्या होता है? फॉलोवर। उत्सर्जक एमिटर फॉलोवर नहीं। धारा परिवर्तक यानी कि करंट, धारा परिवर्तक क्या होगा हिंदी में? इंग्लिश क्या पता नहीं। एक वोल्टेज परिवर्तक नाम देता। अपने पास कौन सा? वोल्टेज फॉलोवर है, तो इंग्लिश में पता चल जाएगा आपको। भाई जो है वो बता सकता हूं मैं तो। अभी रुको, तुम्हारा सवाल था ना। और एक ओपीएम देके, ऐसे देके, इन्वर्टिंग देके पूछा है आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होगा। इसरो ने RF R1 और इनपुट वोल्टेज दिया, आउटपुट निकाल सकते हैं ना भाई। इन्वर्टिंग में इनपुट दिया, इन्वर्टिंग वाला सूत्र लगाना, V नॉट अपॉन V इन बराबर माइनस RF बटा R1। ये सवाल इसरो के एक और है। हाँ, अगला भाई CMRR किसके बराबर है? सूत्र पूछा है। CMRR का सूत्र बताओ क्या होता है? AD अपॉन AC, डिफरेंशियल लाभ बटा कॉमन मोड लाभ। जितनी अधिक CMR का मान होगा उतना ही क्या होगा? CMR का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा ही होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन मोड क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो आप कहेंगे अधिक उभयनिष्ठ मोड आउटपुट वोल्टेज होगा कि कम होगा? कम। कॉमन मोड क्या होगा? रिजेक्ट। तो वोल्टेज क्या होगा? कम। बस ये सवाल पूछे थे इन्होंने एम्पलीफायर के, ऑपरेशनल वाले, ठीक है। तो पूरा पढ़ा दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं एम्पलीफायर पर आते हैं। ये तो था हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आते हैं एम्पलीफायर पर। एम्पलीफायर क्या होता है? पढ़न दे, ये खत्म हो जाए क्लास तो खत्म हो गई, खुद भाग गए थोड़ा ही अब हम देखते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में का कार्य देखते हैं और फिर एम्पलीफायर को समझते हैं, ठीक है भाई। एम्पलीफायर यानी परिवर्तक। परिवर्तक क्या होता है? ये आयाम बढ़ाने का काम करता है। जैसे सिग्नल है आपके पास, इतना कमजोर सिग्नल है, इस आयाम को बढ़ाने के लिए क्या लगाओगे? ये एम्पलीफायर का कार्य हुआ। तो एम्पलीफायर क्या करता है भाई? आयाम बढ़ाता है। यानी कमजोर सिग्नल को किसमें बदलता है भाई? मजबूत सिग्नल में। कमजोर सिग्नल को किसमें बदलता है? मजबूत सिग्नल।
एम्पलीफायर का कार्य आयाम को बढ़ाना है और ये कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में परिवर्तन करने का कार्य करेगा। ठीक बात है। अब और बताइए एम्पलीफायर के बारे में। इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर चाहिए भाई? इसके लिए ट्रांजिस्टर क्या चाहिए? तो आप कहेंगे ट्रांजिस्टर चाहिए कॉमन एमिटर वाला। कौन सा चाहिए? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें फेज अंतराल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसमें गेन क्या होता है? गेन होता है इसका उच्च। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का गेन होता है उच्च। एक लिखो, ये नेगेटिव फीडबैक डिवाइस है। नेगेटिव फीडबैक पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है भाई? नेगेटिव फीडबैक पर। करो, नोट करो। नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार के फीडबैक होते हैं। ओपन लूप गेन में तो ओपन हमने मतलब ओपन लूप गेन जो है वो तो होता है जो इनपुट दिया आउटपुट आ गया। फीडबैक है जो होता है आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ आना, उसे क्या कहते हैं? फीडबैक। फीडबैक यदि किसी ने नेगेटिव दिया है तो उसको इंप्रूव करेगा तो गेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये फीडबैक का मामला है। लिखो, अभी बढ़ाएंगे, फीडबैक बढ़ाएंगे। ऐसी थ्योरी में लिखा था, ऐसी थ्योरी में लिखा था क्या? कहीं ना कहीं तो लिखा था। ध्यान से देखो भाई, ये हमारे पास है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन को हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। ये है आउटपुट। ठीक है। तो यदि मान लो ये एक ट्रैफिक लाइट की तरह है, 30 सेकंड की बत्ती खुली हुई है, जो इनपुट आउटपुट जाना चाहता जा सकता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़े कि इधर बंदे 2 ही थे या 100 थे। 30 सेकंड बत्ती खुली है, 30 सेकंड में जो निकलेंगे वो निकलेंगे, इतना ही मामला है। ये कौन सा पाथ है? फॉरवर्ड पाथ। इसे कहते हैं ओपन लूप। इसे क्या कहते हैं? इसको फीडबैक लेना नहीं है। जैसे इसमें फीडबैक लोगे तो ये हो जाएगा क्लोज लूप। अब देखो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फीडबैक पाथ क्या था भाई? बीटा। फीडबैक पाथ किसे लिखते हैं? बीटा से। ये था। तो अब ये कौन सा हो गया? क्लोज लूप। यानी कि चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा हो गया, उसने कहा इधर तो 2 ही बाइक है, फटाफट निकलो, तुम बंद करो। जिधर 100 है उनको कई देर तक जाने देगा। तो ये उसने क्या लिया? फीडबैक। तो वो है फीडबैक पाथ। फीडबैक यानी कि आउटपुट की वापस इनपुट से क्या करा है? तुलना। आउटपुट की वापस इनपुट से क्या करा है? तुलना। उसे कहते हैं फीडबैक। जो सीधा सीधा जा रहा है वो क्या है? फॉरवर्ड। ठीक है। अब फीडबैक दो प्रकार के, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है। तो एक तो पूछा मैं ओपन लूप गेन क्या है? ओपन लूप गेन तो मैं कहूंगा ओपन लूप गेन है जो एवी के, तो वोल्टेज गेन तो यही होता है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? केवल ए। ओपन लूप तो इतना ही है ना भाई, आउटपुट बटा इनपुट। तो पीछे क्या बचेगा भाई? ए ही तो बचेगा। ठीक है। क्लोज लूप गेन है। क्लोज लूप गेन है जो हमारे पास दो आएंगे। एक होगा ए वी बराबर 1 अपॉन ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ये होता है, इससे ये तब होता है जब नेगेटिव फीडबैक होता है। क्या होता है भाई? नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक किसमें होता है? एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में फीडबैक कौन सा होता है? नेगेटिव। क्लोज लूप में ए वी बराबर 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा। यदि यहां प्लस लेंगे तो यहां क्या आएगा? माइनस। यहां माइनस लेंगे तो यहां क्या आएगा? प्लस। ये मामला है। तो ये हमारे पास कौन सा है भाई? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक है जो कहां काम आता है? दो लीटर में। पॉजिटिव फीडबैक किसमें होता है? दो लीटर में। नेगेटिव फीडबैक किसमें होता है? एम्पलीफायर में। ये हमारे दोनों चैप्टर है कि नहीं है? एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। पूछे ऑसिलेटर कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव। एम्पलीफायर कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव। दोनों ही कौन से हैं? क्लोज लूप। ओपन लूप में तो केवल क्या आएगा? फॉरवर्ड पाथ। ओपन लूप में केवल क्या आता है? फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लिया भाई। ओके, अब एक और नाम लिखें, एक लिख देते हैं फिर बाकी एम्पलीफायर कल पढ़ेंगे। एम्पलीफायर है एट्यूनेटर है। एट्यूनेटर होता है हमारे पास क्षीणकारी। यह है प्रवर्धक। प्रवर्धक का व्युत्क्रम क्या होता है? एट्यूनेटर होता है। क्यों? एट्यूनेटर काम क्या करता है भाई? हमारे पास आयाम को कम कर देता है। कैसे? एक तो नॉइज के कारण, एक होता है
लंबी दूरी पर स्थानांतरण से। एक तो नॉइज के कारण, एक लंबी दूरी पर स्थानांतरण से। ये हमारे पास किसको कम करता है? तो आयाम को कम करता है। तो एक है एम्पलीफायर और दूसरा है एट्यूनेटर। हाँ, मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल यानी डीबी। डी में डी छोटा होता है, बी बड़ा होता है। बताओ क्यों? डेसी तो डेसी होता है, डेसी में डी छोटा ही होता है। बेल लेबोरेटरी थी जिसमें ग्राम बेल की थी, और बेल वैज्ञानिक का नाम है। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो अक्सर क्या होगा? बड़ा, इसलिए बड़ा है। और तो क्या है? हैं? हाँ, तो उन्हीं का डीबी है। ग्राम बेल ने किया था टेलीफोन का। सबसे पहले हेलो किसने बोला? ग्राम बेल ने। सबसे पहले है गेन। गेन हमारे पास ऐसा नहीं। गेन तो आधे गेन तो मात्रहीन होते हैं। वी आउटपुट बटा वी इनपुट मात्रहीन। अरे वोल्टेज गेन क्या था? मात्रहीन। करंट गेन क्या है? मात्रहीन। वैसा है। लिख लिया भाई। एक न्यूमेरिकल सवाल था इसके ऊपर, ऋणात्मक फीडबैक पर, दिल्ली मेट्रो में 2020 में। फीडबैक के बिना किसी एम्पलीफायर की धारा लब्धि 400 है। किसके बिना पूछा है? फीडबैक के बिना। फीडबैक के बिना बताया, इसका मतलब क्या बताया इन्होंने? ए। भाई फीडबैक के बिना तो ओपन लूप हो ना। ए कितना हुआ? 400। धारा सीड़न 0.01 ऋणात्मक फीडबैक है। तो ऋणात्मक फीडबैक कितना बताया भाई इसने? 0.01 का। तो बताइए प्रभावी धारा लब्धि क्या होगी? पहले धारा लब्धि ये थी, अब बताइए धारा लब्धि क्या होगी? तो आप कहेंगे भाई गेन धारा लब्धि निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या कहेंगे? ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। क्योंकि ऋणात्मक फीडबैक के नीचे क्या आएगा? प्लस। ये भी मैंने बताया था। यदि हमारे पास ऋणात्मक फीडबैक है तो नीचे क्या है? प्लस। धनात्मक है तो नीचे क्या है? अब बताओ, ये ए का मान कितना है? 400 अपॉन 1 प्लस 400 गुणा 0.01। पॉइंट हटाया तो क्या है? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 और 1 कितना होता है? 5 बराबर कितना है? 80। ये सवाल रहा। एम्पलीफायर का क्या काम है? वोल्टेज, धारा और पावर का आयाम बढ़ाना। एक ये भी लिख देना, शुरुआत में लिखा नहीं था, वैसे अपन लिखते हैं हमेशा। वोल्टेज, धारा और, लिख लो बोले, आयाम बढ़ाता है वोल्टेज, धारा व पावर का। वोल्टेज, धारा व पावर का। तैयारी कैसे करी? तैयारी एक ही चीज होती है, पढ़ना पड़ता है पूरे टाइम। एक ही चीज अपना। एक्चुअल में आप खुद सोचोगे नहीं तो पढ़ाई के अलावा आपका कोई काम भी तो नहीं है। पढ़ाई के अलावा आपका काम क्या है? आपको जिस काम के लिए भेजा वो करो, बस हो जाएगा मामला। देखो कि एवरेज पढ़ाई लगभग सभी करते हैं। एवरेज से जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको कंपटीशन बहुत कम नजर आएगा। एवरेज से आगे बढ़ोगे तो कंपटीशन नजर क्या जाएगा? कम हो जाएगा। ये मामला है। ठीक है भाई। कल हम पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, इतना ही पढ़ेंगे एम्पलीफायर को। उसके बाद 2 लीटर का मुख्य बात पढ़ लेंगे। ठीक है भाई।